नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के ऊपर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और महिला एएसआई की जो भर्ती है, इनमें महिला और बाल अपराध का जो एक महत्वपूर्ण सेक्शन आता है, तो इसकी अपनी सीरीज चल रही है। इसमें अभी तक हमने आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट वगैरह हमने पढ़ लिया है। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे अपने दहेज प्रतिषेध अधिनियम या फिर दहेज निषेध अधिनियम 1961 है। ये हमारी जो राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा 20 मई 1961 को इसके ऊपर साइन हो गए थे और इसके बाद में ये पारित हुआ और इसके बाद में ये लागू होने की जो डेट है ये सबसे महत्वपूर्ण है। पिछली जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा थी उसमें भी 2-4 एक्टों के लागू होने के सवाल आए थे, तो इसमें भी आपको ये विशेष याद रखना है कि आपको दहेज प्रतिषेध अधिनियम या फिर दहेज निरोधक अधिनियम जो है वो 1 जुलाई 1961 को लागू हुआ था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के लागू हुआ था, क्योंकि उस टाइम तक अपने जो जम्मू एंड कश्मीर में 370 धारा थी, तो उसकी जो वजह से वहां पर नियम अलग बनते थे और अपने जो इंडिया के जो कानून थे वो डायरेक्ट वहां पर लागू नहीं होते थे। विधेयक लाके और वो जो धारा 370 थी उसको भी हटा दिया गया है और 31 अक्टूबर 2019 से ये जो नियम है ये अपने जम्मू और कश्मीर में भी लागू हो चुका है। तो वर्तमान में आप यदि पूछो तो ये जो नियम है ये पूरे देश में और जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू है। तो अभी हम बात करते हैं दहेज निरोधक अधिनियम या फिर अपने जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की। तो इसमें जो धारा 1 है उसमें अपने जो एक्ट है इसके बारे में बताया जाता है। आपको सिंपल सी पता है, ये तो सिंपल सी बात है, आपको पता है। इसमें जो धारा 2 है इसका एक पिछले जो 2020 में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी, इसमें एक प्रश्न आया था कि भाई धारा 2 के अंदर क्या दिया हुआ है। तो धारा 2 में दिया हुआ है दहेज की परिभाषा या फिर दहेज का अर्थ भी हम इसमें बोल सकते हैं कि भाई इसके अंदर दहेज का जो अर्थ ना वो भी इसके अंदर दिया हुआ है, दहेज का अर्थ जो ना वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। तो फिर दहेज की परिभाषा या फिर दहेज का अर्थ, अब देखो दहेज की 3 परिस्थितियां होती हैं। दहेज शादी से पहले दिया जा सकता है, दहेज शादी के समय पर, शादी के दौरान दिया जा सकता है, या फिर दहेज शादी के बाद में दिया जा सकता है। तो दहेज की टोटल 3 परिस्थितियां। ये सवाल भी पिछली परीक्षा में पूछा हुआ है। अब इसमें बात यह है कि साहब दहेज क्या है। तो दहेज कोई भी अपने संपत्ति या फिर मूल्यवान कोई भी अपने प्रतिभूति, वो रुपए हो सकते हैं, आभूषण हो सकते हैं, कोई भी अपने चल संपत्ति हो सकती है, अचल संपत्ति हो सकती है, मकान, प्लाट, जेवर वगैरह, या फिर और कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है, या फिर अपनी किसी भी कंपनी में पार्टनरशिप या फिर और कोई लीज हो। तो ऐसा ही कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति या फिर कोई भी अपने चल अचल संपत्ति है जो कि शादी के लिए, शादी से पहले या फिर शादी के दौरान या फिर शादी के बाद में दिए जाने का करार किया जाता है, तो वो सब दहेज के अंदर आएगा। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज है विशेष, वो मुस्लिम शरीयत लॉ लागू होगा। उस स्थिति में जो मेहर की जो राशि है उसको दहेज नहीं माना जाएगा। उसके अलावा किसी भी परिस्थिति में, प्रत्येक धर्म में, जहां पर भी अपने शादी के दौरान कोई भी रुपए या फिर कोई भी मूल्यवान प्रतिभूति दी जाती है, तो उसमें वो दहेज का जो अपने एक्ट है ये लगेगा इसके अंदर। अब इसमें हम बात करते हैं अपने धारा 3 के बारे में। धारा 3 में है दहेज लेने या फिर दहेज देने के लिए शास्ति। ठीक है, देखो उसमें था अपने दहेज क्या है, दहेज की परिभाषा। ठीक है, देखो धारा 2 में क्या है, परिभाषा। यह प्रश्न ने पिछली जो परीक्षा थी उसमें पूछा है। फिर इसमें अपने धारा 3 है, तो इसमें धारा 3 में है दहेज लेने या फिर देने। देखो सिर्फ दहेज मांगना ही अपराध नहीं है, दहेज देना ही अपराध नहीं है, दहेज लेना भी अपराध है। और दहेज मतलब दहेज लेना, दहेज देना, यही अपराध नहीं है। किसी भी व्यक्ति को दहेज के लिए उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, भड़काना या फिर दहेज का दुष्प्रेरण करना, वो भी सब चीजें अपराध है। मतलब यदि कोई लड़की ये बोलती है कि साहब हमने दहेज दिया था लेकिन कम दिया था, तो ऐसी स्थिति में वो जो खुद हैं वो भी इसके अंदर कानून में वो भी हैं कि भाई आपने दहेज दिए क्यों। दहेज तो देना भी अपराध है, दहेज
लेना भी अपराध। और दहेज के अंदर जरूरी नहीं कि भाई लड़की वाले हैं वो किसी लड़के वाले के ऊपर ही मुकदमा करवाएं। इसमें अपने कई रीति रिवाज ऐसे होते हैं जिनमें लड़के वाले हैं वो लड़की वालों को दहेज देते हैं। तो इसमें अभी अपन आगे और बात करें तो ये जो धारा 3 जो है इसमें यह है कि भाई दहेज दिया है या फिर दहेज लिया है या फिर दहेज के लिए यदि कोई आदमी ने कोई दुष्कृत्य किया, आपने यदि दहेज लिया है या फिर आपने यदि दहेज दिया है तो ऐसी स्थिति में आपको न्यूनतम 5 साल की आपको सजा हो सकती है और न्यूनतम 15,000 रुपए आपको जुर्माना हो सकता है। और जुर्माना की राशि दहेज की राशि यदि 15,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर ऐसी स्थिति में जुर्माने की राशि बढ़ जाएगी। अभी हम बात करेंगे भाई दहेज दिया नहीं है, दहेज लिया नहीं है, सिर्फ दहेज मांगा गया है। तो वो जो दहेज है वो वर पक्ष या फिर वधु पक्ष किसी के भी रूप से यदि मांगा गया है तो इसमें न्यूनतम 6 माह से अधिकतम 2 वर्ष की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना है। देखो यदि दहेज मांगा है तो फिर 6 माह से 2 साल की जेल है, 10,000 रुपए जुर्माना है। और यदि दहेज ले लिया या फिर दहेज दे दिया तो न्यूनतम 5 साल की सजा और न्यूनतम 15,000 रुपए का जुर्माना। ठीक है, देखो मैं दोबारा बताऊं, यदि सिर्फ मांगा गया है तो 6 माह से 2 साल प्लस 10,000 रुपए जुर्माना। यदि दहेज दिया या फिर लिया या फिर दुष्प्रेरण तो 5 साल प्लस न्यूनतम 15,000 रुपए जुर्माना। ये जो दहेज जो मांगना है ये है धारा 4 में और जो दहेज ये है धारा 3 में। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भाई धारा 2 जो है उसमें है दहेज का अर्थ और दहेज की परिभाषा, धारा 3 में है दहेज देना है या फिर दहेज लेना है या फिर दहेज के लिए दुष्प्रेरण करना, धारा 4 में है दहेज मांगना। और तो दहेज देखो दहेज यदि दिया है तो फिर सिंपल सी बात है इसके अंदर सजा ज्यादा होगी। तो फिर दहेज यदि दिया है या फिर दहेज यदि लिया है तो ऐसी स्थिति में न्यूनतम 5 साल की सजा है प्लस न्यूनतम 15,000 रुपए का जुर्माना है। और दहेज यदि मांगा गया है और तो फिर ऐसी स्थिति में न्यूनतम 6 माह से अधिकतम 2 साल की सजा है और न्यूनतम 10,000 रुपए का जुर्माना है इसके अंदर। अब देखो दहेज में एक चीज और आती है, दहेज का जो रीति रिवाज है ये इसमें जो न्यूनतम सजा, जैसे अभी मैंने धारा 4 में न्यूनतम सजा 6 माह की बताई, 6 माह से 2 साल तक की सजा है। और अभी मैंने धारा 3 में न्यूनतम सजा 5 साल की बताई। तो अपने जो भी माननीय न्यायाधीश हैं वो इससे न्यूनतम सजा से भी कम सजा दे सकते हैं विशेष परिस्थितियों में, लेकिन उसमें एक शर्त यह है कि उनको अपने आदेश के अंदर न्यूनतम सजा से कम सजा देने के पीछे का जो रीजन है वो उनको अपने आदेश के अंदर लिखना होगा। अब जो धारा 4 जो है, धारा 4 में अभी हमने पढ़ा था कि दहेज मांगना अपराध है जिसमें 6 माह से 2 साल तक की सजा थी। आजकल अपने डिजिटल युग है और इससे पहले अपने समाचार पत्र पुस्तकें आदि चलती थी। तो उनमें यदि कोई भी व्यक्ति है वो यदि दहेज से संबंधित कोई विज्ञापन देता है कि भाई मेरी पुत्री है और जो भी उससे शादी करेगा तो फिर मैं उसको इतने रुपए, इतनी प्रॉपर्टी, इतनी एग्रीमेंट, इतना मैं उसको फायदा दे दूंगा। तो ऐसे कोई भी यदि विज्ञापन देते हैं तो फिर उनके ऊपर इसमें ये जो धारा 4 है इसके अंदर संशोधन किया गया और इसमें बाद में विज्ञापन के ऊपर पाबंदी लगा दी। विज्ञापन देने वाला और विज्ञापन प्रकाशित करने वाला और जो भी अपने एडिटर हैं या फिर जो भी हैं या फिर यदि ऑनलाइन पोर्टल का यदि कोई होस्ट है तो फिर वो भी इसके अंदर सजा का भागीदार होगा। और ऐसी स्थिति में सजा न्यूनतम सजा 6 माह से अधिकतम सजा 5 साल की है और इसमें 15,000 रुपए का जुर्माना है। ठीक है, तो इसकी जो सजा है वो उसमें न्यूनतम सजा 6 माह है, अधिकतम सजा 5 साल है और इसमें जुर्माना है वो 15,000 रुपए का जुर्माना है। और ये जो है ये अपने छापने वाले या फिर पब्लिश करने वाले या फिर विज्ञापन में किसी प्रकार से जो भी सहयोग करता है उन सभी को बराबर सजा मिलेगी। अब देखो अब इसमें ये है कि भाई धारा 5 है दहेज देने या लेने के लिए करार करना या फिर कोई भी एग्रीमेंट करना। देखो इसमें सिंपल सी बात यह है कि भाई यदि कोई भी व्यक्ति ये एग्रीमेंट साइन करता है कि भाई ये शादी यदि हो जाएगी तो शादी के बाद में मैं इसको इतनी प्रॉपर्टी दे दूंगा या फिर मतलब दहेज की जो राशि है
वो कई बार दहेज के बाद में दी जाती है। फिर देखने में यह है कि भाई दहेज के लिए वो अपने एक शपथ पत्र पर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई दहेज के इतने टाइम के अंदर वो इतने रुपए दे देंगे। तो वो जो शपथ पत्र जो है वो इस कानून के तहत स्वतः ही शून्य हो जाएगा। कल को भविष्य में कोई उस एग्रीमेंट को साथ में ले जाके ये नहीं बोल सकता कि देखो साहब इस आदमी ने मेरे को इतने रुपए देने की हाँ की थी लेकिन अभी आदमी मना कर रहा है। तो दहेज से संबंधित यदि कोई भी यदि करार किया गया है तो वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 5 के तहत स्वतः ही शून्य माना जाएगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा। अब इसमें यह है कि दहेज का जो है वो उसकी पत्नी या फिर उसके जो भी वारिस हैं उनके फायदे के लिए होना। देखो इसमें आप यदि कंफ्यूज होते हो तो मैं इसमें एक चीज जोड़ूं, दुल्हन जो है वो खुद तो वो दहेज लेके जाएगी नहीं, या फिर जो दूल्हा जो है वो खुद तो अपने हाथ में सामान लेके जाएगा नहीं। और कई बार ऐसी स्थिति होती है कि भाई शादी से पहले वो दहेज दे देते हैं और कई बार शादी के बाद में वो दहेज देते हैं। दहेज का जो सामान है उसकी स्वामित्व जो लड़की है या फिर जो दुल्हन है वो होगी, और उसका जो ससुराल पक्ष जो है वो उसको यदि उसका सामान नहीं देते हैं तो फिर उनके लिए धारा 6 अपने दहेज प्रतिषेध अधिनियम प्लस इसके अंदर आईपीसी के भी कुछ प्रावधान है तो उनके तहत उनको सजा होगी। अब देखो अब इसके अंदर बात यह है कि भाई मान लो वो जो दहेज है वो दहेज शादी से पहले दिया गया था, तो वो जो दहेज का जो सामान और दहेज की जो राशि है वो यदि शादी से पहले दिए गए थे तो उसको जिस भी व्यक्ति ने उस दहेज को स्वीकार किया है उसको उस शादी के 3 माह के भीतर वो जो दहेज का सामान है उसको उस दुल्हन को सुपुर्द करना होगा। और जो भी सामान है वो यदि शादी के बाद में दिया गया है तो फिर ऐसी स्थिति में सामान के दिए जाने के 3 माह के भीतर वो जो लड़की है उसको वो सारे सामान को सुपुर्द करना होगा। और बाई चांस यदि उस लड़की की यदि डेथ हो जाती है, देखो इसमें ये चीज नहीं लिखी हुई, मैं आपको साफ बताता हूं, यदि वधू की मौत हो जाती है एक्सीडेंटली, ठीक है, यदि कोई मारता है तो बात अलग है, यदि वधू की मौत एक्सीडेंटली हो जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में पहला उसके सामान का जो मालिक होगा वो होगा उसका वारिस, और दूसरा उसका सामान का जो अपने जो भी स्वामित्व के जो हकदार होंगे वो होंगे उसके पियर पक्ष के माता पिता, पियर पक्ष के परिजन, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति है वो यदि सामान को सुपुर्द नहीं करता है तो फिर ऐसी स्थिति में उनको 6 माह से 2 वर्ष तक का कारावास और 5,000 रुपए से 10,000 रुपए का जुर्माना, ये तो हो गया होगा, प्लस जो भी सामान है वो सारा सामान की उनसे वसूली की जाएगी। और वो जो वसूली है वो अपने जो दूसरे जो एक्ट हैं उनके हिसाब से की जाएगी। मतलब यदि उन्होंने 1 लाख रुपए दिए हैं दहेज में तो 1 लाख रुपए उसने यदि नहीं लौटाए हैं तो फिर उनको 6 माह से 2 साल की सजा, 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए का जुर्माना, प्लस वो 1 लाख रुपए उनसे वापस मांगे जाएंगे। और वो यदि 1 लाख रुपए वापस नहीं देते हैं तो फिर जो कोर्ट है वो उनकी संपत्ति को बेच के 1 लाख रुपए की वसूली कर लेगा और बाद में वो जो रुपए हैं वो रुपए उसके जो भी वारिसाना उनको दिया जाएगा। फिर इसमें धारा 7 है अपराधों का संज्ञान। तो अपराधों का संज्ञान है वो माननीय अपने जो प्रथम श्रेणी के जो भी मजिस्ट्रेट हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट वो या फिर महानगर मजिस्ट्रेट हैं, तो फिर और इनसे लेके जो अपने हाई कोर्ट के जो जज हैं इन तक अपने जो ये दहेज के जो मामले हैं इनका संज्ञान लिया जा सकता है और इनके द्वारा उनके ऊपर सुनवाई की जाती है। अब इसमें है धारा 8 है जो अपने जो धारा 8 को जो है उसमें कोई विशेष बात नहीं थी। धारा 8A जो है इसमें यह है कि भाई यदि कोई लड़की ये बोल रही है कि साहब मेरे से दहेज मांगा गया तो फिर ये चीज प्रूव कौन करेगा। देखो इसमें 2 स्थिति हो सकती है, या तो वो जो लड़की है वो ये प्रूव करे कि साहब देखो मेरे पास ये सबूत है कि इसने मेरे से दहेज मांगा था। दूसरी बात वो जो लड़का है वो ये प्रूव करे कि देखो साहब मैंने दहेज नहीं मांगा। तो ये जो धारा 8A है इसमें ये बताया गया है कि भाई जिसके खिलाफ ये आरोप लगा है कि उसने दहेज मांगा उसको ये चीज प्रूव करनी होगी कि साहब उसके द्वारा दहेज नहीं मांगा गया है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर है। बर्डन ऑफ प्रूफ BOP जो है वो लड़के
या फिर दहेज मांगने वाले के ऊपर होगा कि भाई मैंने ये दहेज नहीं मांगा है। फिर इसी में एक धारा और जोड़ दी, धारा 8 भी, इसमें कि भाई दहेज प्रतिषेध अधिकारी की जो नियुक्ति है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से कर देगी। इसमें है धारा 9 और धारा 10, ये दोनों हम एक साथ में पढ़ेंगे। धारा 9 जो है वो ये बोलती है कि भाई ऐसा अधिनियम सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, प्लस धारा 10 जो है वो ये बोलती है कि इसमें कोई भी संशोधन या फिर ये जो एक्ट है, ये जो धारा 9 वाला जो एक्ट है, इससे संबंधित जो भी यदि कोई रूल बनाने है, इसको थोड़ा बहुत यदि कम ज्यादा करना है तो उसके लिए अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट को बनाया गया है। और ये जो अपने धारा 10 है, इसी की पालना में हमारे राजस्थान सरकार ने 2004 में राजस्थान दहेज निषेध नियमावली बनाई गई थी, जो कि अभी 2023 तक एक्टिव है। अभी हम खास बात करते हैं कि दहेज का जो एक्ट है उससे पहले दहेज से संबंधित क्या प्रावधान थे, और अभी भी वर्तमान में दहेज का जो एक्ट है उसके अलावा अपने आईपीसी जो है उसमें क्या क्या प्रावधान। तो इनमें से काफी कुछ जो एक्ट है वो हमने पहले आईपीसी जब हमने पढ़ी थी उस टाइम पर पढ़े हुए हैं। अभी एक बार फिर से देख लेते हैं। 498, तो ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भाई 498 ए जो है वो, और अपने 304 बी, देखो 498 ए और 304 बी, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण आईपीसी की सेक्शन है। 498 ए में है साहब दहेज मांगा गया है और दहेज के लिए परेशान किया गया है, उसके साथ नॉर्मल मारपीट की गई, तो ऐसी स्थिति में 498 ए का जो मामला है वो बनता है। और यदि उन चोटों की वजह से यदि उस लड़की की या फिर यदि उस वधू की मृत्यु हो जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में फिर 304 बी लगती है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा के प्रावधान किए गए। और ये जो 498 ए जो है इसमें इसके अंतर्गत 3 साल तक की सजा का प्रावधान है, प्लस जुर्माने के प्रावधान। तो यदि कोई भी व्यक्ति है वो दहेज के लिए वो यदि परेशान करता है तो उसको ऐसे मामलों में 3 साल तक की सजा हो सकती है, और ये एक प्रकार का नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बट अभी इसके अंदर डायरेक्ट गिरफ्तारी के लिए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है माननीय, उनके द्वारा इसके अंदर छूट दी हुई है। तो धारा 498 ए दहेज के लिए परेशान करना है। इसके बाद में धारा 306 ए है, भाई ससुराल पक्ष है वो यदि उस लड़की के कोई वो यदि ताने मारते हैं कि भाई तू दहेज नहीं लाई या फिर तेरी शादी में दहेज बहुत कम दिया गया, तो फिर ऐसे बहुत सारे मामले सामने हैं कि वो जो लड़की है उसके जो घर वाले हैं, पियर पक्ष वाले, उनकी ऐसी स्थिति नहीं थी कि भाई वो उनको बहुत सारा दहेज दे सके। तो बाद में ऐसी स्थिति में वो जो विवाहित स्त्री है उसके द्वारा अपने ससुराल वालों के तानों से परेशान आके उसने आत्महत्या कर ली। और क्योंकि उसको इस चीज का पता है कि भाई उसके पियर पक्ष जो है वो इतना सक्षम नहीं है कि वो उनके ससुराल पक्ष की सारी मांगों को पूरी कर सके, तो ऐसी यदि स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में उनके ससुराल पक्ष के ऊपर धारा 306 के अंदर मामला चलाया जाएगा। अब इसमें है धारा 405 और धारा 406, ये अपने जो संपत्ति से संबंधित जो भी अपने धोखाधड़ी वाले जो मामले हैं उनसे संबंधित धारा हैं। और इसमें ये है कि भाई दहेज का जो सामान है उसकी मालकिन कौन, वो लड़की, और उसका सामान की मालकिन वो है और उसके मालिक की अनुमति के बिना उसका सामान रख रहा है और कोई काम में ले रहा है और कोई, तो फिर ऐसी स्थिति में जो आदमी सामान रखता है लेकिन उस आदमी के पास उसका मालिकाना हक नहीं है, तो फिर उसके खिलाफ धारा 405 का अपराध बनता है। और उसके खिलाफ जो है वो धारा 406 के अंदर उसमें 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। मतलब यदि कोई लड़की अपना स्त्री धन मांगती है या फिर यदि कोई भी लड़की है उसकी शादी में दहेज में जितना भी सामान दिया गया तो वो सारे सामान की जो मालकिन है वो लड़की है, तो फिर उसके ससुराल में उसके पति या फिर उसके जो भी ससुराल के जो भी गार्जियन है, परिजन है, वो यदि उसका सामान नहीं देते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में वो अपने कोर्ट के अंदर अपील कर सकती है और वो अपने थाने में अपील कर सकती है। और वो जो ससुराल पक्ष को उनके खिलाफ यदि धारा 406 का अपराध यदि प्रमाणित पाया जाएगा तो ऐसी स्थिति में उनको 3 साल तक की सजा हो सकती है। अभी हम बात करेंगे आईपीसी के 2 सेक्शन और देखेंगे हमें। एक तो है धारा 506 और धारा 507। इसमें यह है कि भाई धारा 506 में यह है कि भाई दहेज के लिए धमकी दी गई
और ये जो धमकी है ये दहेज के लिए होती है सामान्यतः, और इसमें मेन जो फोकस होता है कि भाई वो ये होता है कि भाई तू मतलब वो गार्जियन जो है वो ये बोलते हैं कि तू इतने रुपए ला, या फिर तू अपने पियर पक्ष में ये वाला सामान ला, अदरवाइज हम तुझे मारेंगे, हम तुझे परेशान करेंगे। तो ऐसी स्थिति यदि होती है तो इसमें धारा 506 का अपराध बनेगा। और वो यदि ऐसा लिखित में देते हैं, अब लिखित में जरूरी नहीं कि अपने वो कागज के ऊपर लिख दें, वो यदि उसको ऑनलाइन या फिर डिजिटली वो यदि कोई मैसेज के द्वारा ये चीज लिख के दे देते हैं कि भाई तू इतने रुपए ला या फिर तू ये सामान ला, गाड़ी ला, बंगला ला, तो ऐसा यदि रिटर्न में यदि कोई एविडेंस होता है तो फिर इसमें धारा 507 लगेगी, और अदरवाइज बाद में धारा 506 का अपराध लगेगा। और ये जो धारा 304B है इसका अभी हमने डिस्कस कर लिया है, और इसमें जो अपने पहले जो धारा 304 थी उसमें आजीवन कारावास का प्रावधान नहीं था, लेकिन उसी में संशोधन करके धारा 304B जोड़ी गई, और 304B में अभी आजीवन कारावास की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है। और इसके अंदर जो ये है कि भाई वो जो लड़की है उसको उसके ससुराल पक्ष ने मारा है, दहेज के लिए मारा है, और वो जो लड़की है उसके द्वारा इस दहेज के लिए प्रताड़ित करने की रिपोर्ट पहले भी दी हुई थी, और अभी भी वो उसको लगातार परेशान कर रहे थे। उन्होंने उसको इतना ज्यादा मारा पीटा कि उसकी मौत हो गई, या फिर वो जो चोटें थी उनकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो फिर ऐसी स्थिति में धारा 304B का अपराध बनता है। एक धारा और बताना चाहूंगा, 32 बताती है मृत्युकालीन कथन के बारे में। मरने से जस्ट पहले उसने जो भी बयान होंगे उनको बोल देते हैं मृत्युकालीन कथन। और मृत्युकालीन कथन है वो यदि सही तरीके से प्रॉपर वे में यदि दर्ज किए जाते हैं तो फिर ये कोर्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट मान्य होते हैं। जो कानून है वो भी ये मानता है कि कोई भी मरता हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है। तो फिर मृत्युकालीन कथन जो है वे दहेज के मामलों में कई बार ऐसा है कि पीड़िता हॉस्पिटल में होती है और उसने यदि मृत्युकालीन कथनों में ये बोल रहा है कि साहब उसके ससुराल पक्ष के द्वारा उसको दहेज के लिए परेशान किया जाता है और ससुराल पक्ष के द्वारा उसको मारा गया, पीटा गया, या फिर उसको जान से मारने का प्रयास किया गया, तो मृत्युकालीन कथनों में वो महिला यदि ये बात बोल देती है तो फिर वो जो पुरुष हैं उनको 100% सजा होगी। मृत्युकालीन कथनों को कोई नकार नहीं सकता जब तक कोई पुख्ता ही कोई बहुत ही बड़ा कोई सीसीटीवी फुटेज या फिर मतलब और कोई आ जाए तो बात अलग है। अदरवाइज मृत्युकालीन कथन जो है वो डायरेक्ट एडमिसेबल होते हैं। देखो अभी हम अपने कुछ पर्सन सोल्व करेंगे जो कि अपने दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 से संबंधित हैं। और ये जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है ये 1984 और 1986 के अंदर संशोधित भी किया गया था। तो अभी हम इसमें एक पर्सन देखते हैं। पहला पर्सन है, दो व्यक्तियों के बीच अपनी मर्जी से दहेज के लेन देन के लिए किए गए करार की वैधानिक स्थिति क्या होगी। अभी मैंने धारा 5 के अंदर ये बताया था कि इसकी जो स्थिति है वो शून्य होगी। तो फिर ऐसी स्थिति में जो उत्तर होगा वो होगा ये। और इसमें ये जो धारा 6 है ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां हो सकती हैं। तो इसमें कितनी स्थितियां हो सकती हैं। दहेज शादी से पहले दिया जा सकता है, दहेज शादी के दौरान दिया जा सकता है और दहेज शादी के बाद में दिया जा सकता है। तो इसमें टोटल 3 स्थितियां हो सकती हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तर इसमें हो जाएगा। अब इसमें प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है। तो इसमें उत्तर होगा 8B। देखो 8A में था अपने न्यायालय के जो प्राधिकार जो है वो, और इसमें 8B में जो है वो है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। तो इसमें जो ऑप्शन जो डी है वो हो जाएगा सही। अब इसमें अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है। शादी में खर्चा करना, उपहार देना, शादी की पार्टी देना और शादी के लिए संपत्ति या फिर बहुमूल्य प्रतिभूति देना। तो इसमें ऑप्शन डी है, ये इसमें हो जाएगा उत्तर सही। फिर अगला प्रश्न है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में दहेज का अर्थ किस धारा में बताया गया। स्टार्टिंग में बताया था कि इसमें जो धारा 2 है उसमें दहेज का अर्थ बताया गया है। इसमें उत्तर बी हो जाएगा सही। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता में किसी विवाहिता की दहेज के लिए प्रताड़ना से मौत जो है वो यदि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। देखो अभी ये पर्सन और दहेज के लिए प्रताड़ित करना, ये भी मैंने बताया था कि प्रताड़ित करना जो है
वो तो आएगा 498 में। और यदि उस प्रताड़ना से मृत्यु हो जाती है तो वो 304 होगा या फिर भी होगा, इसमें हो जाएगा 304 इसमें हो जाएगा 498 तो इसमें मतलब पेपर जो बनाने वाला है वो यदि आपको कंफ्यूज करना चाहता है तो इसमें देखो 304 भी दिया है, 304 भी दिया है, 304 भी दिया है। तो ये जो तीनों ऑप्शन हैं ये भी मिलते जुलते हैं। प्लस अपन ने बहुत सारी फिल्मों में ये देखा है कि भाई इसको धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई जाती है। तो ये जो 302 है ये भी मृत्यु से संबंधित है, 304A, 304B, 304 और ओनली धारा 304। तो ये भी इसलिए आपको इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो दहेज जो मामले इनमें धारा 304B आएगी। और अपने जो रोड एक्सीडेंट्स हैं, लापरवाही से यदि कोई मृत्यु हो जाती है तो वो फिर धारा 304A में आता है। वो अभी हमें नहीं पढ़ना है, अभी हमें धारा 304B का याद रखना है। फिर इसमें है कि भाई प्रताड़ना जो है, प्रताड़ना का जो ये वाला पर्सन भी पिछले साल आया हुआ है, ये वाला पर्सन पिछले साल आया है, तो इसमें धारा 498A आ जाएगा। प्रताड़ना यदि कोई की जाती है तो ये था दहेज प्रतिषेध अधिनियम। और इसमें जब मैं इसके जो नोट्स बना रहा था तब मेरे को किसी ने ये पूछा कि सर आप इसके अंदर एक चीज और भी डाल देना कि सर दहेज से संबंधित यदि किसी के ऊपर कोई झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या ऐसी स्थिति में पुलिस उसको अपने आप ही गिरफ्तार कर लेगी, क्या उसको सुनवाई का मौका मिलेगा, क्या वो महिला यदि उसको झूठा फंसाए तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास क्या क्या ऑप्शन है, तो ये सारा मैंने लिखा है। तो फिर इसमें देखो साफ बताऊं, हालांकि ये जो अपने दहेज का जो मामला है ये एक संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इमीडिएट गिरफ्तारी इसमें छूट दी हुई है। और यदि किसी पुरुष के खिलाफ यदि दहेज हिंसा का मामला दर्ज करवाया हुआ है, देखो दहेज मृत्यु का जो मामला है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, दहेज प्रताड़ना के मामले में कुछ मामले इसमें झूठे भी आए हुए थे। और कई बार हमने मतलब ये भी देखा है कि भाई कोई लड़की है वो खुद ही अपने चोटें मार के और बाद में वो जाके थाने में बोलती है कि देखो साहब ये मेरा आदमी है और मेरे आदमी ने मेरे साथ में मारपीट के। तो ऐसी स्थिति आपके खिलाफ यदि होती है और यदि आपके खिलाफ यदि कोई मामला दर्ज करवाया जाता है तो आपके पास जब भी वो महिला थाने के अंदर रिपोर्ट देगी तो फिर थाने में एक काउंसलिंग का एक ऑप्शन होता है। जो भी हमारे जो भी महिला थाने, तो महिला थाना में एक समिति होती है जो कि राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो वो जो समिति है वो आपको बुलाती है। आप यदि तलाक के लिए भी आप यदि एप्लीकेशन देते हो, फिर आप यदि 498A का भी आप यदि रिपोर्ट देते हो तो ऐसी स्थिति में मुकदमा दर्ज करने से पहले भी उनको एक बार काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। और उनका जो ससुराल पक्ष जो है जिसके ऊपर ये आरोप लगा है कि उन्होंने उसको दहेज के लिए परेशान किया, तो फिर उनको समझाया जाता है कि भाई आप इसको दहेज के लिए परेशान मत करना। और उनके बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। और लेकिन इसमें भी यदि नहीं होता है और उन्होंने उनको यदि वास्तव में दहेज के लिए यदि परेशान किया होता है तो फिर ऐसी स्थिति में बहुत सारी लड़कियां जो है वो अपने पति, उसके पिता, माता, उसके भाई बहन, उसकी मतलब दूर के जो रिश्तेदार हैं उनका भी नाम इसमें लिखा दिया जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में आप जो है वो पुलिस के पास जाएं, पुलिस को आप सच बताएं और आपके पास जो भी सबूत हैं, आपके पास जो भी शॉपिंग की पर्चियां हैं, वो जो लड़की है उसको आपने यदि कोई गहने वगैरह लाके दिए हैं या फिर वो जो भी वधू है उसको आप यदि कहीं पर घुमा के लाएं तो उनकी सारी रसीदों को आप साथ में रखो कि देखो साहब मैंने तो इसको राजी रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने इसको ये सामान दिलाया, इतने लाख रुपए का मैंने सामान दिलाया, तो मैं इसको थोड़ी सी राशि के लिए दहेज के लिए परेशान नहीं करूंगा। हाँ, और जो भी महिलाएं उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी आपस में यदि नहीं बनती है तो फिर आप आपस में नहीं बनती इस चीज को आप दहेज के ऊपर ट्रांसफर नहीं करें, क्योंकि आपस में नहीं बनना कोई अपराध नहीं है। आप सामान्य परिस्थिति में आप दोनों हस्बैंड वाइफ जाके आप डिवोर्स ले सकते हो। दहेज एक अलग मैटर है, इसलिए दहेज का जो एक्ट है उसका आप मिस यूज ना करें। और दी हुई जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपको यदि वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।